दोनों ग्रुप क्लियर करने का टारगेट रखेंगे और टारगेट पूरा भी करेंगे। और आप यकीन मानिए, जब दो ग्रुप पास का रिजल्ट आपके पास होगा, शायद वो दिन आपकी लाइफ का सबसे अच्छा दिन होगा। शायद शायद सीए बनने से भी ज्यादा अच्छा दिन वो होगा, क्योंकि आप सीए बनने की कगार पर पहुंच चुके होंगे। आपकी सीए में प्रॉपरली एंट्री हो चुकी होगी। सीए बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ चुकी होगी। और 90% चांस है कि जब रिजल्ट आएगा तो आपकी तो नहीं, लेकिन आपकी मम्मी पापा दादा दादी की आंखों में आंसू जरूर होंगे। ये मैंने पिछले बच्चों से पूछा कि रिजल्ट का क्या फील था, रिजल्ट के वक्त आपके घर में क्या माहौल था। तो उनसे ही पता पड़ा कि उनके मम्मी पापा जो भी उनके नियर बाय है, उनको क्या खुशी हुई, और खुशी आंसू के थ्रू ही बाहर आई। तो उम्मीद है कि आप अपने पेरेंट्स को ये आंसू आने का मौका देंगे। और आंसू आने का मौका सिर्फ पास होने पे ही आएगा अच्छे से। तो आई होप कि आप इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप एक शॉट में, आपकी जैसी कैपेबिलिटी हो, आप एक ग्रुप की कैपेसिटी रखते हैं तो एक ग्रुप, दो है तो दो। और जो खुशी दो ग्रुप की होती है ना, वो मेजरेबल नहीं है। तो आई होप आप कोशिश करेंगे। आप अपने आप को थोड़ा सा, जैसे आप सोचते हैं कि हम पास हो सकते हैं, अब पास तो आप हो ही चुके हैं, हो सकते हैं पास फाउंडेशन, तो फिर इंटरमीडिएट भी हो सकते हैं। आप एक ग्रुप की क्षमता रखते हैं तो दो ग्रुप की कैपेसिटी डेवलप करो। अपनी कैपेसिटी बढ़ाने से ही पड़ती है। एक ग्रुप की रखते हो तो दो की सोचो, दो की सोचते कि दो हम क्लियर कर सकते हैं तो अच्छे नंबर की सोचो। अच्छे नंबर की आप में कैपेबिलिटी है तो रैंक की सोचो। जो आप हैं उससे अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करो। मेरा सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंट। नाम इसका एडवांस है, पर सिंपल उसको अकाउंट वर्ड हटा, मतलब उसमें एडवांस वर्ड हटा दिया जाए तो ये एक अकाउंट सब्जेक्ट है जो मुझे आपको पढ़ाना है। अकाउंट में प्रैक्टिकल चैप्टर भी है और एज भी। खैर एज को भी प्रैक्टिकल बोल सकता हूँ, पर फिर भी प्योरली प्रैक्टिकल भी है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है। प्योरली प्रैक्टिकल मैं पढ़ाऊंगा, और जो बच्चा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसके कई चैप्टर जो ज़्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड वो मैं पढ़ाऊंगा, और कुछ चैप्टर आपको असीम सर भी पढ़ाएंगे। लेकिन मार्क्स वाइज तो आपको पता पड़ जाएगा कि कितने मार्क्स मैं पढ़ाने वाला हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ठीक है, तो हम आ, क्या शुरू करें, ये हमें सोचने वाली बात है। पहले दिन तो हमें सोचना पड़ता है कि आपके साथ क्या शुरुआत की जाए, क्योंकि पहली पहली जो क्लास होती है वो आपके लिए स्पेशल होती है, क्योंकि आपको मुझे समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है। मेरी स्टाइल से आपको फेमिलियर होने में भी वक्त लगेगा। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 6 दिन 7 दिन में लग सकता है। लेकिन एक बार आप ट्यून अप हो गए तो फिर आपको कभी पूरे बेस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहां तक मैं सुनता हूं कि जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, जो पढ़ने में बिलीव करते हैं, तो वो मुझसे कभी भी डिससेटिस्फाइड नहीं होते। हमेशा वो मुझसे खुश रहते हैं। या आप पुराने, यदि आप किसी से पूछते हो मेरे फीडबैक, तो आप देखना फीडबैक कौन स्टूडेंट से आप ले रहे हो, कैसा स्टूडेंट जो फीडबैक दे रहा है, उसका परफॉर्मेंस खुद का क्या है। ठीक है। तो हाँ, लेकिन क्योंकि मैं हर चीज को कोशिश करता हूँ लॉजिक से बताने की, और लॉजिक से चीज को समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है, उसके लिए ज्यादा कष्ट उठाना पड़ता है, ज्यादा पेन लेना पड़ता है। इसमें से मुझे कुछ स्टूडेंट दिख रहे हैं जो एक पहले पढ़ चुके हैं, 1 2 दिन शायद शिफ्ट हुए हैं इस बैच में ना। कुछ स्टूडेंट जो अर्ली बर्ड से इसमें शिफ्ट हुए हैं क्या? अच्छा, ओके, चलिए, तो ठीक है। मेरा सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंट। मैं कहूँगा मैं अकाउंट में कहाँ से शुरू की जाए। और मैं आपको इस सिलेबस में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता कि सिलेबस में ये चैप्टर है, ये चैप्टर है, ये चैप्टर है। कभी भी बता दूंगा, कभी भी लिस्ट भेज दूंगा। तो मुझे उससे मतलब नहीं कि सिलेबस में क्या है, और ये है। और हम कैसे पढ़ेंगे वो सब भी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। अ, मैं आपको अब, क्योंकि आखिर वैसे ही मैंने काफ़ी लेट स्टार्ट किया है, तो मैं आपको सीधे कुछ पढ़ाने से ही शुरू करता हूँ। कुछ हम आज से पढ़ना शुरू कर देते हैं। ओके, आर यू रेडी? ऐसा तो नहीं सोचा कि आज पहले दिन तो सर अभी चैप्टर बताएंगे, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, टाइम पास होगा, कल से पढ़ेंगे, ऐसा कुछ मूड तो नहीं है ना? तो आर यू रेडी टू स्टार्ट? ठीक है, तो हम एक ऐसा बेसिक कुछ लेते हैं जो हमें आगे काम आता है, और वो होता है किसी
कंपनी की बैलेंस शीट, हर चैप्टर में आपको बैलेंस शीट बनाने को आती है। जैसे अर्ली बर्ड में मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ बायबैक, उसमें भी बैलेंस शीट आ गई, पहले क्वेश्चन में बैलेंस शीट आ गई। तो हमें बैलेंस शीट बनाना भी सीखना है। और कई स्टूडेंट को ये बैलेंस शीट आती है कि किसी कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, उसका फॉर्मेट क्या है, उसका प्रोफार्मा क्या है। क्या आप जानते हैं कंपनीज एक्ट की शेड्यूल 3 में बताया गया है कि कंपनी की बैलेंस शीट को कैसे बनाया जाए ताकि हिंदुस्तान की, इंडिया की, भारत की हर कंपनी एक ही फॉर्मेट से बैलेंस शीट बनाए, सबकी बैलेंस शीट बिल्कुल सिमिलर फॉर्मेट में हो, ताकि जो बैलेंस शीट का यूजर है, पढ़ने वाला है, शेयर होल्डर है, उसको पढ़ने में आसानी हो। एक कंपनी का फॉर्मेट अलग है, बी का तरीका अलग है, सी का तरीका अलग है, डी का तरीका अलग है, तो शेयर होल्डर कंफ्यूज हो जाएगा। जो बैलेंस शीट को पढ़कर एनालाइज करने वाला व्यक्ति है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं बैलेंस शीट कैसे पढ़ूं, उसको स्टडी पैटर्न। तो उस केस में क्या जरूरी है कि बैलेंस शीट यूनिफॉर्म पैटर्न से बने, एक जैसी हो, सब कंपनी एक ही तरीके से बैलेंस शीट बनाए। उसके लिए कंपनीज एक्ट की शेड्यूल 3 में एक फॉर्मेट फिक्स कर दिया गया है। वो फॉर्मेट हमें यहाँ भी पढ़ना, समझना, रटना होगा, जो आपकी कैपेबिलिटी, पढ़ना भी है, समझना भी है, रटना भी है। शेड्यूल 3। अब यहाँ पर सबसे पहले बैलेंस शीट में पहले एज ऑन वर्ड लगा करता था, अब एज ऑन की जगह एज 8 वर्ड लगता है। सबसे पहले स्टूडेंट को मैं बताता हूं इसका रीजन क्या रहा होगा। बैलेंस शीट पूरे दिन भर की होती है या दिन भर के किसी पर्टिकुलर टाइम की होती है, दिन भर की नहीं होती। यदि बैलेंस शीट 31 मार्च को बनी है तो वो बैलेंस शीट पूरे 31 मार्च की होती है, या 31 मार्च के भी इवनिंग आवर्स के और शाम को यदि बिजनेस बंद हो रहा है, बिजनेस का क्लोजिंग आवर्स शाम को 6 बजे है, मतलब बिजनेस 6 बजे बंद होता है, तो बैलेंस शीट कब की है? 31 मार्च की शाम को 6 बजे की है, न कि पूरे 31 मार्च की। तो क्या, और यदि होटल है, इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट रात को 11 बजे बंद होता है, 12 बजे बंद होता है, तो फिर उस केस में वो बैलेंस शीट कब की है? 31 मार्च की रात को 12 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे बिजनेस आवर्स जिस वक्त क्लोज होते हैं, बैलेंस शीट उस वक्त की होती है या पूरे दिन भर की? पूरे दिन भर की नहीं होती है, फॉर द डे नहीं होती है, वो एट ए पर्टिकुलर टाइम होती है। इसलिए वर्ड क्या ज्यादा सही है, एज ऑन 31 मार्च या एज एट 31 मार्च? एज एट 31 मार्च। इज इट क्लियर? अब आप सोचिए, सालों से एज ऑन चला आ रहा था, अभी कुछ समय पहले जाके दुनिया को रियलाइज हुआ कि हम एज ऑन वर्ड गलत यूज कर रहे थे, ज्यादा अप्रोप्रिएट, ज्यादा सही तो एज एट है। तो सोच सकते हैं अकाउंट में सुधार की गुंजाइश अभी भी है, बहुत जगह गुंजाइश है, बहुत जगह भी सुधार होना बाकी है। मैंने अगली बार में बताया भी था कि अभी भी कई सुधार ऐसे हैं जो मैं बोलता हूँ बाकी कहीं नहीं बोलते, पता नहीं वो चेंजेस कब आएंगे, वो भी मौका आने पर बताऊंगा। तो आपको एज 8 और एज ऑन में फर्क पड़ा है, तो बैलेंस शीट में हमेशा क्या लिखेंगे? कभी भी गलती से एज ऑन न लिखें, लिख दिया तो नंबर कट हो जाने हैं, तो एज एट प्रोड्यूस करेंगे। अब बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है उसमें 2 साइड होती है, लाइबिलिटी साइड और असेट साइड। अब आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट रिजिडली, स्ट्रिक्टली यही फॉर्मेट फॉलो करना है आपको। अब वो टी फॉर्म वाली बैलेंस शीट यूज करना अलाउड नहीं है। ये वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल। कौन सी बैलेंस शीट अब अलाउड नहीं रही? हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट, यानी टी फॉर्मेट वाली बैलेंस शीट अब अलाउड नहीं रही। आपको हमेशा वर्टिकल बैलेंस शीट फॉलो करनी है। हर क्वेश्चन में यदि बैलेंस शीट का क्वेश्चन आ जाए, कंपनी की बैलेंस शीट, प्रोप्राइटरी नहीं, कंपनी की बैलेंस शीट जब भी आ जाए तो आपको इस फॉर्मेट को फॉलो करना है। अब इस फॉर्मेट को पूरी डेप्थ से शब्दशः पालन करना है या ब्रॉडली, तो ये डिपेंड करेगा। यदि क्वेश्चन एक अलग चैप्टर हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, बैलेंस शीट बनाने का एक चैप्टर अलग से है, वो चैप्टर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया तो आपको एक एक पॉइंट की बारीकी से बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। लेकिन यदि अदरवाइज बैलेंस शीट बना रहे हैं, बैलेंस शीट का क्वेश्चन नहीं है, बल्कि जैसे अमालगमेशन का चैप्टर है उसमें बैलेंस शीट बना रहे हैं, इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन है वहां बना रहे हैं, बायबैक का क्वेश्चन है बैलेंस शीट बना रहे हैं, वहां पर चैप्टर ब्रांच है बैलेंस शीट बना रहे हैं, उस केस में बैलेंस शीट आप बहुत रिजिडली, मतलब बहुत
माइन्यूटली फॉलो करें जरूरी नहीं है। तो देखिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम देखते हैं, इसको मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो बैलेंस शीट में सबसे पहले शुरू होगा लाइबिलिटी साइड से। किसी जमाने में बेटा बैलेंस शीट ऐसे बनती थी, बहुत पुराने जमाने में बैलेंस शीट में ऐसा होता था। ये बैलेंस शीट बनी, ये बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट होती थी। इसमें होती थी असेट साइड और होती थी इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल भी यहाँ आया करती थी, और क्रेडिटर्स डिवेंचर भी यहाँ आते थे। ये पुराने जमाने की बात है। उसको अब जाके पता पड़ा कि ये तो गलत था। कौन सा अमाउंट कंपनी को वापस करना है और कौन सा वापस नहीं करना है। ये अमाउंट वापस करना है पर ये अमाउंट वापस नहीं करना है। ये तो जब कंपनी वाइंड अप होगी, कंपनी क्लोज होगी, तब इक्विटी को उनकी कैपिटल रिफंड की जाती थी। उसके पहले ये मनी रिफंड नहीं करते थे। इज इट क्लियर? तो ये कैपिटल, इट इज नॉट ए लायबिलिटी। ये जो कैपिटल है इट इज नॉट ए लायबिलिटी। ये वापस करना ही नहीं है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ कंपनी। ये मनी वापस जब करना ही नहीं है तो इसको लायबिलिटी लिखना गलत था। इट इज नॉट ए लायबिलिटी, इट इज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। इट इज नॉट लायबिलिटी, ये है लायबिलिटी। तो अब सही वर्ड क्या है? अब इसको लायबिलिटी वर्ड बोलना चाहिए या इक्विटी एंड लायबिलिटी? तो अब बैलेंस शीट में ये वर्ड गलत मान लिया गया कि अब ये बैलेंस शीट गलत है, इसको लायबिलिटी कहना गलत है। इसलिए अब लायबिलिटी साइड को लायबिलिटी की बजाय क्या बोलते हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटी। आपको बैलेंस शीट में भी इस बात को ध्यान रखना है कि अब हम लायबिलिटी साइड को सिर्फ लायबिलिटी नहीं बोलते, बल्कि इसमें दो चीजें होती हैं, लायबिलिटी भी होती हैं और उसके साथ इक्विटी भी होती हैं। इज इट क्लियर? अब यहां पर लायबिलिटी में ये अलग पार्ट किया गया, ये अलग पार्ट है, ये अलग है, ये है इक्विटी और ये है लायबिलिटी। इसके नीचे की सब लायबिलिटी है। ये पार्ट इक्विटी है और बचा हुआ पार्ट लायबिलिटी है। देखिए, देखते हैं सबसे पहले इक्विटी। इक्विटी मींस शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर ने कंपनी के में कितना कंट्रीब्यूट किया हुआ है। ये मेरी राइटिंग आपको कैसी लगी? तारीफ तो करनी पड़ेगी। कुछ भी हो, आपको अब अगले कुछ महीनों इसी राइटिंग से, और ये मेरी बहुत जमा जमा के लिखी गई राइटिंग है। जब जमा जमा के लिखी गई राइटिंग इतनी अच्छी है तो जल्दी में लिखी गई राइटिंग क्या होगी? आप वो प्रोपोर्शन जमा सकते हैं। पर मैंने इसी राइटिंग से सीए क्लियर किया है, इसी राइटिंग से मैंने सीए पास किया है। जब मैं पास हो सकता हूं तो फिर तो कोई भी पास हो सकता है। तो आप इस राइटिंग को क्रिटिसाइज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सीए आईसीआई ने इसको एक्सेप्ट किया है। तो ये आईसीआई के द्वारा अप्रूव्ड राइटिंग है, इसलिए आप इसको कभी भी क्रिटिसाइज मत करना और कभी भी मत बोलना कि उसे समझ नहीं आ रहा सर क्या लिखा आपने। ऐसा मत बोलना, नहीं तो वो मेरा नहीं आईसीआई की इंसल्ट होगी। चलिए, तो बेटा सबसे पहले इक्विटी में, अरे भाई मेरी पूरी फिल्म बना दोगे क्या? कोई कब रिलीज हो रही मूवी? और मूवी देखने के लिए टिकट रखने नहीं, टिकट देने पड़ेंगे भाई से लोगों को। इतनी देर क्या कर रहे भाई? चलो, तो बेटा सबसे पहले इक्विटी में क्या आया? शेयर होल्डर फंड आया। शेयर होल्डर का फंड, बेटा इसमें दो चीजें हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, ये दो चीजें हैं। शेयर कैपिटल इक्विटी भी होगी तो भी होगी, और प्रेफरेंस है तो भी होगी। शेयर कैपिटल का एक शेड्यूल बनता है नंबर 1। शेड्यूल का नंबर फिक्स नहीं है, लेकिन शेयर कैपिटल पहले आएगी, ये फिक्स है, लेकिन नंबर 1 हो जरूरी नहीं, पर जनरली नंबर 1 ही रहेगा। और रिजर्व एंड सरप्लस का नंबर 2 रहेगा।
कंपनी ने जो प्रॉफिट अर्न किए पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, वो रखा रहेगा रिजर्व एंड सरप्लस में। कंपनी ने जनरल रिजर्व बनाया, रिजर्व सरप्लस में। कंपनी ने बिल्डिंग फंड बनाया, रिजर्व सरप्लस में। कंपनी ने डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाया, रिजर्व सरप्लस में। कंपनी का कोई कैपिटल रिजर्व है, इसी रिजर्व सरप्लस में। तो जितने भी तरह के प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट चाहे वो रेवेन्यू प्रॉफिट हो, चाहे वो कैपिटल प्रॉफिट हो, आई होप आप रेवेन्यू और कैपिटल प्रॉफिट समझते होंगे। बिजनेस से कमाया गया प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट होता है, और असेट बेचकर कमाया गया प्रॉफिट तरह का रेवेन्यू प्रॉफिट होता है। ये मैं बहुत ब्रॉडली बोल रहा हूँ, नॉट माइन्यूटली। तो सारे प्रॉफिट आते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में, क्योंकि रिजर्व सरप्लस भी शेयर होल्डर का ही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये शेयर होल्डर को वापस करना है। तो रिजर्व सरप्लस भी क्या है? फंड प्रोवाइडेड बाय शेयर होल्डर। ये भी शेयर होल्डर का ही फंड है, ये भी शेयर होल्डर ने दिया है, ये भी उनकी मनी, उन्हें वापस करनी है। ये मनी भी बिजनेस में इन्वेस्टेड है, कंपनी में लगी हुई है। शेयर कैपिटल भी वो मनी जो बिजनेस में लगी हुई है, और रिजर्व सरप्लस भी वो मनी जो बिजनेस में लगी है। दोनों मनी इक्विटी शेयर होल्डर की है। इसमें दो चीज हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व मीन्स रिजर्व, सरप्लस मीन्स, वेरी गुड, क्या बात है, रिजर्व मीन्स रिजर्व एंड सरप्लस मीन्स सरप्लस। क्या मैं आप ऐसी बातें करने आया हूं? सरप्लस मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस। सरप्लस मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस मीन्स सरप्लस। रिजर्व मीन्स रिजर्व बोल सकते हैं, लेकिन सरप्लस मीन्स प्रॉफिट्स। कौन से प्रॉफिट्स? पीएनएल में रखे हुए प्रॉफिट्स जो कंपनी ने अर्न तो किए पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए। हाँ बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम इसमें आती है, वो भी रिजर्व सरप्लस का हिस्सा है, वो इसमें आएगी रिजर्व्स में। लेकिन सरप्लस में सिर्फ क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो, या क्रेडिट बैलेंस है मतलब प्रॉफिट है, और डेबिट बैलेंस है मीन्स लॉस है। तो क्रेडिट हो तो भी यही आएगा, डेबिट हो तो भी यहाँ आएगा, लॉस है तो भी यही आएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा ना, नेगेटिव आ जाएगा ना, आएगा इधर ही। तो रिजर्व मीन्स ऑल टाइप ऑफ रिजर्व्स। सिक्योरिटी प्रीमियम भी एक रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, सीआरआर मतलब है, जनरल रिजर्व है, बिल्डिंग फंड है, प्लांट फंड है, एक्सेट्रा। तो वो है रिजर्व्स। लेकिन सरप्लस मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट या डेबिट बैलेंस, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इसका टोटल नाम है रिजर्व एंड सरप्लस। ये सब शेड्यूल 2 में रखे जाएंगे। फिर आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट, ये ना लाइबिलिटी है ना कैपिटल है, इसलिए इसको दोनों के बीच में रखा गया है। इट इज नाइदर लाइबिलिटी नॉर कैपिटल। मैं कंपनी हूं, आप लोग मेरे कंपनी में शेयर होल्डर हैं, आपको मैं शेयर अलॉट कर चुका हूं, आप इक्विटी शेयर होल्डर हैं। आपकी जो मुझे मनी मिली है वो रखी है शेयर कैपिटल में, शेड्यूल 1 में। लेकिन ऑनलाइन के जो स्टूडेंट है, ये भी हमारी कंपनी में शेयर होल्डर बनना चाहते हैं, इनसे मुझे एप्लीकेशन मनी मिली है वो, पर मैंने इनको अभी अलॉटमेंट नहीं दिया, अलॉटमेंट पेंडिंग है। ये अभी मेरे इक्विटी शेयर होल्डर नहीं है, ये सिर्फ एप्लीकेंट हैं, ये सिर्फ आवेदक हैं। इन्होंने शेयर होल्डर बनने का आवेदन दिया है पर अभी शेयर होल्डर बने नहीं, क्योंकि इनको मैंने शेयर अलॉट नहीं किया। ये एप्लीकेंट है, तो इनकी मनी बस कुछ ही सब प्रोसेसिंग चल रही है, मुझे इनको अलॉटमेंट देना है, रिफंड भी नहीं करना है, क्योंकि इनसे मनी आ चुकी है कि भाई हमें शेयर होल्डर बना लो, अब ये मनी वापस नहीं मांग सकते हो अब मुझसे। अब मेरा डिस्क्रिप्शन, मैं इनको शेयर होल्डर बनाऊं या ना बनाऊं, पर इट इज नॉट माई लाइबिलिटी एट ऑल, क्योंकि मुझे इसको पे वापस नहीं करना है, बल्कि इसके बदले इनको शेयर अलॉट करना है। तो ये मेरी लाइबिलिटी भी नहीं है और अभी कैपिटल भी नहीं है, क्योंकि ये मेरे शेयर होल्डर नहीं बने, अभी मेरे अलॉटी नहीं है। ये सिर्फ आवेदक एप्लीकेंट की पोजीशन में है। जब ये इनको मैं शेयर अलॉट कर दूंगा तो ये बन जाएंगे शेयर होल्डर, इनकी मनी आ जाएगी शेयर केबल में। तो तब तक ये मनी कहाँ रखी रहेगी? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर। इसको लाइबिलिटी और कैपिटल के बीच में क्यों रखा गया, समझ में आ गया आपको? क्योंकि ये दोनों के बीच की चीज है। इज इट क्लियर? फिर आता है, अब शुरू होती है लाइबिलिटीज। ये खत्म होगी इक्विटी, अब क्या शुरू होगा? लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी दो तरह की होती है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, पहले कौन सी लिखी जाए?
लॉन्ग टर्म पहले और शॉर्ट टर्म। क्या जो जिसने ये फॉर्मेट बनाया उससे कुछ सोचा कि वाई नॉन करंट प्रायर टू करंट, पहले नॉन करंट क्यों और करंट बाद में क्यों? उन्होंने फॉर्मेट बनाते वक्त कुछ सोच कर बनाया। क्या वजह? कौन सा फंड सबसे बाद में, सबसे 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 बाद में देना है? शेयर कैपिटल। सबसे सबसे ज्यादा परमानेंट फंड कौन सा है? सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म फंड कौन सा है? उसको सबसे पहले लिया गया। तो वाई शेयर कैपिटल एट टॉप? सबसे पहले क्यों लिया गया शेयर कैपिटल को? क्योंकि ये वो फंड जो परमानेंट है, जो काफी लंबे समय, तो जो फंड ज्यादा समय के लिए है उसको पहले दिखाओ, और जो फंड कम समय के लिए है, जल्दी वापस करना है उसको बाद में दिखाओ। आया समझ में? तो फॉर्मेट भी कुछ सोच समझ कर बनता है, ऐसा नहीं कि चाहे जहां कुछ भी लिख दिया। तो नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बाद में पेबल है और करंट लाइबिलिटी जल्दी पेबल है। तो लाइबिलिटी में लास्ट में क्या आई है? करंट लाइबिलिटी। और पहले क्या आई है? नॉन करंट। उसके पहले क्या आई है? इक्विटी। इक्विटी सबसे पहले क्यों? ये तो कंपनी वाइंड अप होगी तब देना पड़ेगा, ये सबसे ज्यादा परमानेंट है, सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म है, इसलिए इसको पहले लिखा गया। फिर आई नॉन करंट लाइबिलिटी, मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। नॉन करंट मींस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, जो लंबे समय बाद, जो लाइबिलिटी विद इन ए ईयर पेबल है, विद इन ईयर, विद इन ए वन अकाउंटिंग साइकिल, विद इन ए साइकिल, वो करंट लाइबिलिटी। और जो उसके बाद पेबल है वो नॉन करंट लाइबिलिटी। तो नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटी में नंबर वन क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बेटा बोरोइंग दो तरह की होती है, लॉन्ग टर्म भी हो। बेटा यदि मैंने लोन लिया है जिसका पेमेंट 3 साल बाद करना है तो वो लॉन्ग टर्म, और लोन लिया है जिसका पेमेंट 6 महीने बाद करना है वो बेटा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आएगी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऊपर आएगी, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग आई। तो बोरोइंग दोनों हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी। तो लॉन्ग टर्म आती है नॉन करंट लाइबिलिटी में। लॉन्ग टर्म बोरोइंग मींस जो लोन लंबे समय के लिए लिया गया, जिसका पेमेंट विद इन ए ईयर पेबल नहीं, बल्कि आफ्टर ए ईयर, 1 साल बाद जिसका पेमेंट करना है वो लॉन्ग टर्म, और जिसका विद इन ए ईयर पेमेंट करना है वो शॉर्ट टर्म। अब यहां पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या आया? सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। मैं कंपनी हूं, मैंने लोन लिया है 4 साल बाद पे करने वाला, तो लॉन्ग टर्म हुआ। और लोन सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड? जैसे कि मैंने लोन लिया, मान लीजिए आप लोगों से, उधर की 2 रो की बात करूं मैं, चलो इधर में पढ़ता, आप लोगों से, आप ऑफलाइन हो, आप लोगों से लोन लिया मैंने, और आपको मैंने मेरी बिल्डिंग के पेपर मॉर्गेज कर दिए। तो मैंने बिल्डिंग के पेपर आपके पास गिरवी रखकर, मॉर्गेज कर कर, सिक्योरिटी पे रखकर आपसे लोन लिया, तो ये क्या हुआ? लेकिन ऑफलाइन, ये जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट है, इनसे भी लोन लिया, पर इनको मैंने किसी असेट के पेपर की डिलीवरी नहीं दी, किसी असेट का मैंने गारंटी नहीं दिया, तो ये क्या हो गया? अनसिक्योर्ड लोन। आपको भी 4 साल पेबल है, इनको भी 3 साल बाद, आपका भी लॉन्ग टर्म, इनका भी लॉन्ग टर्म, आपका भी नॉन करंट, इनका भी नॉन, लेकिन इनका आपका है सिक्योर्ड, इनका है। तो नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में 2 तरह के लोन होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। जनरली डिवेंचर आपने नाम सुना होगा, डिवेंचर, डिवेंचर्स, आई नो, आई होप इवन यू नो अबाउट डिवेंचर। एक लोन ही तो है, डिवेंचर लोन ही है। मैंने आपको डिवेंचर होल्डर बनाया, आपसे मनी लेकर आपको डिवेंचर सर्टिफिकेट इशू कर दिए, वो लोन ही है। और यूजुअली वो लोन लॉन्ग टर्म होता है, और यूजुअली रादर इट इज कंपलसरी टू इशू डिवेंचर सिक्योर्ड। किसी जमाने में अनसिक्योर्ड डिवेंचर इशू करना अलाउड था, लेकिन अब कंपनीज एक्ट अलाउ नहीं करता। अब कंपनीज क्या बोलता है? डिवेंचर जब भी इशू होंगे तो बेटा डिवेंचर ऑलवेज क्या होते हैं? सिक्योर्ड। कुछ ना कहा जाए तो आप मान के चलिएगा कि डिवेंचर क्या है, तो डिवेंचर ऑलवेज आते हैं सिक्योर लोन में, क्योंकि अनसिक्योर्ड डिवेंचर इशू करना अब कंपनीज एक्ट में अलाउड नहीं रहा। यदि मैं आपको डिवेंचर मतलब आपसे लोन ले रहा हूं, तो मुझे आपको सिक्योरिटी ऑफर करनी होगी। अब एक होता है पब्लिक डिपॉजिट। मैंने एक स्कीम निकाली, पब्लिक से कहा कि यार तुम मुझे 10,000 रुपये दो, मैं तुम्हें उस पर 8% ब्याज दूंगा, पर कोई सिक्योरिटी दूंगा। तो मैंने पब्लिक से 10,000 का डिपॉजिट लिया, दूसरे से कहा तू भी दे दे 50,000, तीसरे को कहा तू दे दे 80,000, तू 20,000, तू 40,000, ब्याज दूंगा, अच्छा ब्याज दूंगा, पर सिक्योरिटी
नहीं दूंगा, तुझे पेमेंट करूंगा 4 साल बाद ये मनी वापस करूंगा, पर मैं कोई सिक्योरिटी नहीं दूंगा, तो वो क्या हो गया, पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक से लिया गया डिपॉजिट वो अलग है, वो यूजुअली अनसिक्योर्ड होता है, पर डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। ये मेरे एग्जांपल है। तो डिवेंचर एक सिक्योर्ड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, लेकिन पब्लिक डिपॉजिट एक अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। डिवेंचर मतलब समझते हैं, और पब्लिक से लिया गया डिपॉजिट मतलब पब्लिक से किसी स्कीम के अंदर लिया गया लोन। मान लो आपके डिवेंचर पर मैं आपको ब्याज दे रहा हूं 6%, उनको ब्याज का लालच दे रहा हूं 8%। क्यों भाई? वो अनसिक्योर्ड है, रिस्क ज्यादा है, तूने मुझे ब्याज ज्यादा, और आपके इसमें मनी आपकी सेफ है, तो मुझे आपको ब्याज भी कम देना है। तो ये कुछ है। तो आपको क्लियर हुआ होगा, सिक्योर लोन जिस पर किसी असेट का चार्ज है, जिस पर किसी असेट की सिक्योरिटी है, जिस पर किसी असेट का मॉर्गेज है, किसी असेट का प्लेज है, किसी असेट की गिरवी है, वो है सिक्योर लोन। और जिस पर किसी असेट का कोई चार्ज, सिक्योरिटी, प्लेज, मॉर्गेज नहीं है, वो अनसिक्योर्ड लोन। ये दो तरह के लोन होते हैं, लॉन्ग टर्म में भी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। ये आपको बैलेंस शीट में दिखाने पड़ेंगे, ताकि बैलेंस शीट पढ़ने वाला समझ जाए कि जो कंपनी है उसमें अनसिक्योर्ड लोन ज्यादा है, मतलब कंपनी अनसेफ है। अनसिक्योर्ड लोन है मतलब कंपनी में रिस्क ज्यादा है, वो समझ के चले। अब यहां पर अगली लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। ये समझाना अभी मुश्किल है। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी अलग से पढ़ेंगे, इसका पूरे एग्जाम्पल भी आप पढ़ेंगे, इस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी इतना बता दो, ये लाइबिलिटी कुछ अजीब तरह की है, कुछ अलग तरह की है, जो आपने कभी देखी नहीं होगी। पर अब देखेंगे डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, वो टैक्स जो आपने आज बचा लिया किसी वजह से, पर वो टैक्स जो आपने इनकम टैक्स जो आज बचा लिया, वो आपको 4, 5, 6 साल बाद गवर्नमेंट को, टैक्स डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भरना पड़ेगा। आज टैक्स बचा लिया, पर वो आपका परमानेंट सेविंग नहीं है, वो आपकी टेम्पररी सेविंग है। वो टैक्स आपको भविष्य में भरना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। तो ये क्या हुई आपकी लाइबिलिटी। कब भरना पड़ेगा? कुछ सालों बाद। तो कौन सी लाइबिलिटी हुई? लॉन्ग टर्म। इसको बोलते हैं डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। इसको अभी समझाना मुश्किल है, बस मैं बहुत ही रफली बताया हूं, शायद आपको समझ में ना आया हो। अदर नॉन करंट लाइबिलिटी, अदर नॉन करंट लाइबिलिटी, और कोई लाइबिलिटी जो लंबे समय बाद पेबल हो, वो है नॉन करंट लाइबिलिटी। जैसे कि एक एम्प्लॉय आया, कैशियर आया, उसको हमने हमारे कैश बॉक्स पर, कैश पर बिठा दिया, गले पर बिठा दिया, वो कैश हैंडलिंग करता है। और उससे हमने शर्त रखी कि तुझे हम कैशियर के रूप में सैलरी देंगे, तेरी सैलरी 70,000 रुपये महीना होगी, पर एक शर्त है, तू 2 लाख रुपए हमारे पास जमा कर। तेरे 2 लाख हमारे पास जमा रहेंगे। क्यों जमा रहेंगे? कि कल को तेरे पास इतनी कैश रहती है, कल को तू कैश लेकर भाग जाए तो हमारे पास कुछ सिक्योरिटी होना चाहिए। तो हमने एम्प्लॉय से रखवा लिया सिक्योरिटी डिपॉजिट। समझते हो आप? आप स्कूल में कभी गए हो? नहीं, पूछ लो। अब स्कूल पढ़ा है ना आप लोगों ने, तो वहां आपने कॉशन मनी भरी है। कॉशन मनी कि आप जो मनी आपने जब स्कूल में एंट्री ली होगी, तो आपसे कॉशन मनी रखाई होगी, और स्कूल जब छोड़ते हैं तो वो भी आपका सिक्योरिटी। कि मान लो कल को आप कभी स्कूल का पंखा खोल के निकाल के घर ले आ गए, तो पॉसिबल है कि नहीं? तो स्कूल क्या करेगा? उस पंखे की मनी आपकी कॉशन मनी से काट कर बाकी मनी जमा। कल को आपकी इच्छा हुई कि खिड़की खोल चले, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? किया आपने ऐसा कभी? किया। तो मान लो आपने स्कूल की प्रॉपर्टी को डैमेज किया, कल आपने स्कूल का मिरर था वो तोड़ दिया, तो फिर क्या करेगा स्कूल? आपकी कॉशन मनी में से वो मनी, तो आपसे वो भी ली थी सिक्योरिटी मनी ही थी, वो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट था। कब मिलेगा आपको? कब मिला था आपको? स्कूल छोड़ने पर। तो वो स्कूल को जो आपने कॉशन मनी दी, वो स्कूल के लिए क्या थी? लाइबिलिटी या एसेट? लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? तो वो क्या होगी? ऐसे कंपनी ने अपने एम्प्लॉय से जो कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रखा है, सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम एम्प्लॉय, वो कहा जाएगा अदर नॉन करंट लाइबिलिटी में। करेक्ट? जिस पर ब्याज, वो बोरोइंग नहीं है, बस वो मनी 4 साल बाद, 6 साल बाद वापस करना है। इज इट क्लियर?
फिर है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, प्रोविजन प्रोविजन क्योंकि हम जब पढ़ने जाएंगे ना तो कई बातें बीच बीच में आती रहेगी जिसको हम समझते जाएंगे। बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। सुना है गाना? सुना है कि नहीं सुना है? हमारे जमाने का गाना है, मतलब जब मैं 28 साल का, मेरी एज ही अभी ज़्यादा नहीं है, मैं हमेशा पिछले बीच को 28 बताई तो मैं आपको 28.5 बताऊंगा। तो हमारे ज़माने का गाना है वो कि बात निकलेगी, गजल है ना, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। तो जब भी हमारी बातें निकलेगी तो दूर तक जाएगी, हम पढ़ेंगे क्या और पहुंच कर जाएंगे। क्योंकि अभी आप नए नए हो, मुझे एक चीज़ बताते हुए दूसरी चीज़, दूसरे के साथ तीसरी चीज़ बताना मजबूरी है। ऐसा बाइबिक चैप्टर में जो पढ़ा रहा हूँ अलीगढ़ में, वहाँ भी हो रहा है। पढ़ते क्या है, पहुँच क्या जाते हैं, डिमांड ही है, बच्चे पूछते ही हैं और मुझे वो आगे जाके उनको बताना पड़ता है कि दूर तक गई, जो चली गई, मैंने कहा था दूर तक जाएगी। क्या हो गया? तो चलिए बगैर स्क्रीन के भी हम पढ़ सकते हैं। प्रोविजन, प्रोविजन क्या होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी बात आ गई प्रोविजन की। प्रोविजन दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म और, लेकिन प्रोविजन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म होते हो तो बात की बात है, पहले ये तो पढ़े प्रोविजन क्या होता है। प्रोविजन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म है, उसके पहले क्या पढ़ेगा, प्रोविजन क्या होते हैं। प्रोविजन फॉर लॉसेस एंड प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, दो तरह की चीजें होती है। प्रोविजन फॉर लॉसेस एंड प्रोविजन फॉर, उसके बाद सोचेंगे वो लॉन्ग टर्म होता है या शॉर्ट टर्म होता है, वो बात की बात है, पहले प्रोविजन समझेंगे प्रोविजन क्या होते हैं। प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस एंड प्रोविजन फॉर लॉसेस, दोनों में फर्क है। यहां जो हम पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं नॉन करंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी में प्रोविजन लॉन्ग टर्म प्रोविजन। प्रोविजन फॉर लॉसेस अलग होते हैं और प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी, लॉसेस के लिए बनाए गए प्रोविजन और लाइबिलिटी के लिए बनाए गए प्रोविजन। जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये क्या है, प्रोविजन फॉर लॉसेस, ये यहां नहीं आता, ये यहां नहीं आता, क्योंकि यहां पर क्या आता है, प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी आता है यहाँ पर, और प्रोविजन फॉर लॉसेस यहां नहीं आता। तो फिर क्या होता है प्रोविजन फॉर लॉसेस का, वो डेटर में से लेस हो जाता है। तो फर्क है प्रोविजन फॉर लॉसेस एंड प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी। अब मान लीजिए कंपनी को किसी को हर्जाना देना पड़ सकता है। मान लो एक एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हुआ, उसका पेट टूट गया ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स, उसने कंपनी पर सूट फाइल किया, मुझे 3 लाख हर्जाना दिलवाया जाए, और कंपनी उसे अभी देना स्वीकार नहीं कर रही, वो कह रही कि भाई तेरी गलती से हुआ है या तू काम पे था ही नहीं, जो भी था, ऐसा विवाद चल रहा है, कंपनी ने उसको अपना दायित्व स्वीकार नहीं किया, पर कोर्ट में केस चल रहा है, एम्प्लॉय ने कंपनी के अगेंस्ट सूट फाइल कर रखा है, क्लेम फाइल कर रखा है 3 लाख का, अभी फैसला नहीं आया, कोर्ट का डिसीजन, डिसीजन मतलब अवार्ड ऑफ द कोर्ट इज नॉट येट, अभी तक कोर्ट का अवार्ड नहीं आया, फैसला नहीं आया। तो अब ये है कंपनी की जो लाइबिलिटी आ भी सकती है और नहीं भी। तो अब यहां पर 3 लाख देना पड़ा तो कंपनी के लिए लॉस है कि नहीं है, ये कॉम्पनसेशन क्या है कंपनी का, लॉस। तो इसके लिए बनेगा प्रोविजन, ये क्या हो गया, प्रोविजन फॉर, वैसे ये प्रोविजन फॉर लॉस भी है और प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी भी है, तो वो प्रोविजन फॉर लॉसेस भी है और प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी भी है, लेकिन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स प्रोविजन फॉर लॉसेस है। इज इट क्लियर? तो अब और एक होता है, एक और प्रोविजन, एक और प्रोविजन जो लॉन्ग टर्म है,
जैसे कंपनी का एम्प्लॉय रिटायर होगा, जब वो नौकरी छोड़कर जाएगा तो उसे प्रोविडेंट फंड या ग्रेच्युटी फंड की मनी देनी पड़ेगी। समझते हैं? प्रोविडेंट फंड या ग्रेच्युटी फंड की मनी देनी पड़ेगी उस एम्प्लॉय को रिटायरमेंट पर। तो कंपनी ने उसके लिए क्या सोचा कि देनी पड़ेगी 20 साल बाद, पर अभी से थोड़ा थोड़ा अमाउंट उसके लिए बचा के रखो। 20वें साल इकट्ठा एक साथ कहां से लाएंगे? हर साल थोड़ा थोड़ा मनी बचा के रखो। तो कंपनी ने क्या बना लिया? प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड। तो ये प्रोविजन कौन सा हुआ? लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? ये हुआ प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी। तो प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, ये सब प्रोविजन क्या है? प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। इज इट क्लियर? तो प्रोविजन फॉर, अभी भी स्क्रीन स्टार्ट नहीं हुई। प्रोविजन ये है प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी या प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये है प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी, और ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। इज इट क्लियर? अच्छा, ठीक है, अभी एक चीज और आएगी। करंट लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म मतलब नॉन करंट के बाद क्या आया? क्या आपको ये सारे पॉइंट क्लियर है? नॉन करंट में बोरिंग क्लियर है? बोरिंग क्लियर है क्या होता है? बोरिंग लॉन्ग टर्म क्या होती है? और लॉन्ग टर्म में दो होती है, सिक्योर्ड और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी अभी छोड़ दीजिए। अदर नॉन करंट लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी है आफ्टर 1 ईयर और वो किसी और हेड में नहीं आ रही, वो सब कहाँ जाएगी? अदर नॉन करंट में वो सब लाइबिलिटी आएगी जो 1 साल बाद पेबल है पर जिसका कोई दूसरा हेड नहीं है। और एक लॉन्ग टर्म प्रोविजन, वो प्रोविजन जो फ्यूचर के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए है, वो प्रोविजन हुआ लॉन्ग टर्म प्रोविजन। उसके एग्जांपल नीचे लिखे हुए हैं। अब आती करंट लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म बोरिंग, वो बोरिंग जो जल्दी ही पेबल है उसको कहेंगे शॉर्ट टर्म बोरिंग। शॉर्ट टर्म बोरिंग में सीसी लिमिट और ओवरड्राफ्ट। लॉन्ग टर्म प्रोविजन के बाद क्या लिखा है? लॉन्ग टर्म प्रोविजन के बाद लॉन्ग प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी और प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। अब शॉर्ट टर्म प्रोविजन सीसी एंड ओवरड्राफ्ट। क्या आप सीसी ओवरड्राफ्ट जानते हैं? ओवरड्राफ्ट जानते हैं? आप जानते हैं सिर्फ ओवरड्राफ्ट, सीसी नहीं जानते। कैश क्रेडिट लिमिट, सीसी लिमिट, इसको मैंने अर्ली बर्ड को तो समझाया था, क्या समझना चाहेंगे? देखिए, अपनी एक कंपनी है, आप मेरी कंपनी के शेयर होल्डर हो, मैं आपकी कंपनी में डायरेक्टर हूं। हमारी कंपनी का बैंक में करंट अकाउंट है। यार करंट क्यों, सेविंग भी तो हो सकता है। सेविंग अकाउंट है, क्या हम सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं? नहीं। सेविंग अकाउंट बिजनेस के लिए खोलना संभव, एक बिजनेस करने के लिए कोई भी व्यक्ति अकाउंट खोलना चाहे तो सेविंग अकाउंट के थ्रू बिजनेस अलाउड है ही नहीं। तो कौन सा अकाउंट खोलना पड़ेगा? करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो हमारी कंपनी का करंट अकाउंट है। अब हमारा अकाउंट 5 साल से चल रहा है, हमारी रेपुटेशन बैंक में अच्छी है। हमारी कंपनी का बैंक बैलेंस 5 लाख रुपीस है और मैंने एक चेक इशू कर दिया 6 लाख का, और वो चेक किसी टेंडर का है। 6 लाख का चेक किसी टेंडर की टेंडर मनी है, और टेंडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता ही है। अब बैंक में बैलेंस 5 लाख था और टेंडर का चेक इशू कर दिया मैंने 6 लाख। मैनेजर चाहे तो उस चेक को बाउंस कर सकता है, अनक्लियर्ड इन मतलब वो उसको इनसफिशिएंट बैलेंस लिखकर वापस कर सकता है और मेरा टेंडर मेरे हाथ से निकल जाएगा। तो इधर बैंक मैनेजर को ये पता है कि भैया टेंडर की मनी है। वो बैंक मैनेजर हमारी कंपनी की रेपुटेशन देखते हुए
कि यार ये कंपनी अच्छी है, 5 साल से अकाउंट चला रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसका चेक 6 लाख का पास कर दो, बैलेंस 5 लाख, चेक क्लियर कर दिया 6 लाख का, 1 लाख का हो गया ओवर ड्रॉन। ओवर, हमने 1 लाख ज्यादा ड्रॉ कर लिया, ओवर ड्रॉन हो गया ₹1,00,000। ये जो हमारा 1 लाख ओवर ड्रॉन हो गया, ये हमें विद इन ए फ्यू डेज बैंक में मनी जमा करनी पड़ेगी। इस पर बैंक हेवी रेट से इंटरेस्ट चार्ज करेगा, पर ये मनी हमें एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन फ्यू डेज। ये बैंक से हमको कोई उधारी नहीं मिली है, सिर्फ टाइम बिंग, हमारी प्रतिष्ठा, रेपुटेशन, लॉन्ग स्टैंडिंग को देखते हुए बैंक ने ये चेक क्लियर कर दिया है। वो चाहता तो इसे बाउंस कर सकता था, उसके अधिकार, उसके डिस्क्रिप्शन में था, पर उसने चेक अपनी रिस्क पर 1 लाख का चेक ज्यादा क्लियर कर दिया, 6 लाख का चेक क्लियर कर दिया। तो 1 लाख जो ओवरड्रॉन है उसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट। 1 लाख क्या हो गया? ओवरड्राफ्ट। एक तो ये ओवरड्राफ्ट का एग्जांपल लिया। दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, हमारी कंपनी है, बैलेंस हमारा जो भी है करंट अकाउंट में बैलेंस है, पर हमें ओवरड्रॉन की जरूरत पड़ती रहती है। हमारा बैलेंस नहीं है तो भी हमें लगता है कि चेक बैंक क्लियर करता रहे, बगैर बैलेंस के चेक बैंक क्लियर करता रहे, 50 लाख तक के चेक वो हमारे क्लियर करता रहे बगैर बैलेंस के। तो हमने बैंक को अप्लाई किया कि हमारे बिजनेस में क्या होता है, हम जब कच्चा माल खरीदते हैं तो हमारे पास फंड नहीं होता, उधारी में खरीदना पड़ता है, तुम चेक क्लियर करते जाओ, 50 लाख तक के चेक क्लियर करो, हम चेक इशू करेंगे, क्लियर करो, चेक इशू करेंगे, हमें कच्चा माल खरीदो, बाद में उससे हम प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन करके फिनिश गुड्स बनाएंगे, सेल करेंगे, वहां से पेमेंट आएगा, वो हम तुम्हारे अकाउंट में जमा कर करके वो लोन क्लियर करते आएंगे। पहले तुम हमारा 50 लाख तक का ओवरड्रॉन की हमें इजाजत दो, परमिशन दो, राइट दो, इंटाइटलमेंट दो, 50 लाख तक हम ओवरड्रॉन कर पाए, ऐसी हमें राइटिंग में परमिशन दो। और बैंक की जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी थी, जो बैंक के ऑफिसर थे, एडवांस मैनेजर थे, उन्होंने हमारे 50 लाख की ओवरड्रॉन की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने हमारी ओवरड्रॉन की अमाउंट को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकृति दे दी। तो उसने हमारी एक लिमिट सैंक्शन कर दी। कितने लाख की लिमिट? 50 लाख की लिमिट सैंक्शन कर दी। अब हम कहां तक ओवरड्रॉन कर सकते हैं? 50 लाख तक ओवरड्रॉन कर सकते हैं। मैनेजर चाहकर भी वो हमारा चेक बाउंस, तो हमने जो ओवरड्रॉन की एक लिमिट सैंक्शन करवा ली, ओवरड्रॉन की एक परमिशन ले ली एडवांस में, अब हम 50 लाख तक ओवरड्रॉन, उसको क्या बोलते हैं? सीसी लिमिट। तो बेटा सीसी लिमिट में भी ओवरड्रॉन होता है, ओवरड्राफ्ट में भी ओवरड्रॉन होता है, पर ओवरड्राफ्ट का ओवरड्रॉन पहले से अथोराइज्ड नहीं होता, लेकिन सीसी लिमिट का ओवरड्रॉन बैंक द्वारा पहले से अथोराइज्ड होता है। दोनों में फर्क समझ में आया? दोनों में होता करंट अकाउंट ही है, दोनों में करंट अकाउंट होता है, दोनों में मनी हम ओवरड्रॉन करते हैं, पर एक में हम जो ओवरड्रॉन करते हैं वो विदाउट बैंक परमिशन होता है, और वो बहुत कम समय के लिए होती है, विद इन फ्यू डेज हमें मनी जमा करना पड़ती है। लेकिन जो सीसी लिमिट में है वो प्री डिसाइडेड ओवरड्रॉन लिमिट है, और बैंक मैनेजर का अधिकार नहीं, वो 50 लाख तक के चेक तो क्लियर करेगा, और वो मनी हमें जल्दी ही वापस करने की जरूरत, वो सीसी लिमिट का जो 50 लाख हमने ओवरड्रॉ किया है वो सालों साल ओवरड्रॉन चल सकता है, बैंक हमसे ब्याज लेता रहेगा, जब भी मनी जमा करेंगे तब चलेगा, पर विद इन फ्यू डेज वो मनी वापस करने की आवश्यकता। तो कौन सा ओवरड्रॉन जल्दी ही वापस करना पड़ता है? बैंक ओडी वाला। और कौन सा ओवरड्रॉन जल्दी वापस करने की आवश्यकता नहीं है? सीसी लिमिट वाला। किसमें ओवरड्रॉन की कोई परमिशन नहीं होती? बैंक ओडी में। लेकिन सीसी लिमिट में ओवरड्रॉन की परमिशन होती है। ये सब चीजें हैं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सीसी एंड, बट दोनों ही लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म है। दोनों ही लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म क्यों है? ओडी तो विद इन फ्यू डेज वापस करनी पड़ती है, और सीसी लिमिट का मनी भी इधर हम चेक विड्रॉ भी करते आते हैं, और नए चेक उसी खाते में जमा भी करते जाते हैं। जैसे डेटर से चेक आया, जमा कर दिया, डेटर से चेक आया, तो लोन डेली बेसिस पर क्लियर भी होते रहता है, डेली बेसिस पर लोन रिपे भी होते रहता है, डेली बेसिस पर लोन स्क्वेयर अप भी होते रहता है, नया लोन बढ़ता भी रहता है, पुराना लोन घटते भी जाता है। वो है सीसी लिमिट। तो आई होप आपको सीसी लिमिट और ओडी में डिफरेंस समझ में आया होगा। दोनों में इंटरेस्ट होता है, दोनों में इंटरेस्ट होता है। ओडी में इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं क्योंकि वो बैंक मैनेजर ने अपने रिस्क उठाकर एक फैसिलिटी दी है फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड, उसमें इंटरेस्ट रेट थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये हो गया सीसी लिमिट एंड ओडी। इज इट क्लियर? अगला है ट्रेड पेबल, व्यापारिक देनदारियां। ट्रेड पेबल जो बिजनेस से रिलेटेड है, ट्रेड क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। आई होप दोनों समझते होंगे। हमने उधार माल खरीदा और पेमेंट करना बाकी है, तो वो क्या हुआ? ट्रेड पेबल। और बिल्स पेबल उसी का दूसरा नाम है। बिल्स पेबल के पीछे तो ट्रेड क्रेडिटर ही बैठा है ना। आई होप बिल्स पेबल के बारे में आप जानते होंगे, नहीं हो तो मुझे बता दिया करो।
ट्रेड बिल्स पेबल के पीछे कौन है? ट्रेड क्रेडिटर, उसी तो पेमेंट करना है। तो दोनों क्या हुई? ट्रेड लाइबिलिटी। अदर करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी जो इस सेट में नहीं आए वो अदर करंट लाइबिलिटी, और लास्ट में है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, वो भी देखेंगे। अदर करंट लाइबिलिटी जैसे सैलरी देना बाकी है, एम्प्लॉय को सैलरी आउटस्टैंडिंग है, कब देंगे? अगले महीने या अगले साल। तो फिर वो क्या हुई? विद इन, पेबल विद इन ए मंथ, तो ये क्या हुई? शॉर्ट टर्म। तो ये आ जाएगी अदर करंट लाइबिलिटी में। अब इसकी बारीकी में तो बाद में जाएंगे। जो चीज़ें लिखी है, बहुत सारी चीज़ें लिखी है, पर आप सब अभी समझ नहीं पाओगे। अभी इतना ही काफ़ी है। अदर करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आता है, समझ में आ गया? कुछ और पढ़ना है इसमें से? अदर करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आता है? अच्छा चलो देखते, चलो आप डिमांड करेंगे तो बता दूंगा। अदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। प्रोविजन ऊपर लॉन्ग टर्म थे, तो यहां पर शॉर्ट टर्म है। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर एनी एक्सपेंस। प्रोविजन फॉर एनी एक्सपेंस है, किसी खर्चे के लिए प्रोविजन बनाया तो वो यहां आएगा। अब दिमाग में कंफ्यूजन आया, मुझे तो आया, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस यहां आएगा, यहां पर एक कंफ्यूजन बनता है। आपको नहीं आ रहा हो तो मुझे आया। प्रोविजन फॉर एक्सपेंस यहां आएगा नीचे, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऊपर आएंगे अदर करंट लायबिलिटी में। क्या आपको क्लियर है? देखिए बेटा, आप मतलब बोल जो रहे हैं वो अप्रोप्रिएट ही है, सही की तरफ ही है। उसको मैं बस फाइनल शेप दे दूं। बैलेंस शीट बनती है 31 मार्च को। 31 बेटा, मार्च का बिजली का बिल कब आएगा? 31 मार्च का बिल 31 मार्च को तो आपके हाथ में नहीं होगा, वो आएगा 10 अप्रैल को। तो बिजली का बिल है इस साल का, पर वो आएगा 10 अप्रैल को। पर हम 31 मार्च की शाम को अकाउंट बनाने बैठ गए। 31 मार्च की शाम को ये पक्का पता है कि बिजली का बिल आएगा, पर उसका अमाउंट कब कंफर्म होगा? नेक्स्ट ईयर। पर हमें उस खर्चे का को अभी लेना है, इस साल लेना है, क्योंकि वो खर्चा इस साल को बिलोंग करता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? खर्चा है पर उसका अमाउंट कंफर्म नहीं है, तो उसके लिए बनाएंगे प्रोविजन। जब किसी खर्चा का होना तय हो पर उसका अमाउंट कंफर्म ना हो, तो हम उसके लिए बनाते हैं, तो वो होगा प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस। इज इट क्लियर? या फिर टी स्टॉल वाला है, एक रेस्टोरेंट वाला है, हमारा उसके यहाँ खाता चलता है, सैंडविच, समोसा, चाय, कॉफी सब उसके यहाँ से आती है, और बिल इकट्ठा आता है। वो बिल उसने 31 मार्च को नहीं दिया, पड़ता है हमने पूरे महीने खूब समोसे खाए हैं, खूब सैंडविच खाए हैं, खूब कॉफी पी है। अब क्या होगा? बिल तो आएगा, मार्च महीने का होगा, पर आएगा कब? 10-12 अप्रैल को बिल दे देगा वो। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उससे उस खर्चे के लिए हम क्या बनाएंगे? प्रोविजन फॉर एक्सपेंस। लेकिन यदि हमने कैसे भी करके बिजली डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तो हम जा नहीं सकते, उस कैंटीन वाले को बुलाया, भाई तू है ना 31 मार्च का शाम है, तू हिसाब दे जा। उससे बोला ये डायरी है, ये लो। उसने बता दिया कि ये 12,000 का बिल है आपका। तो उसने बिल कब दे दिया? 31 मार्च की शाम को ही बिल दे दिया 12,000 का, ये बिल पकड़ो मार्च महीने का। तो अब हम क्या मानेंगे? प्रोविजन या एक्सपेंस पेबल मानेंगे उसको? अब वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है या प्रोविजन? उसका अमाउंट कंफर्म है या अनसर्टेन? तो हम उसको मानेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। करेक्ट। लेकिन यदि वो बिल नहीं दे पाता, हमने भेजा स्टाफ को, जा कैंटीन जा और बिल ले आ, वो बोलता भाई कैंटीन बंद है, अगले 3 दिन तक बंद है। तो अब हमने क्या सोचा?
और हमें तो बुक क्लोज करनी है, हमें तो हमने फाइनल अकाउंट हमें कंप्लीट करना है, हमें अकाउंट फाइनलाइज करना है। हम क्या करें, बिल तो है नहीं, तो क्या करा, अप्रोक्सीमेट बेसिस पर क्या बना लिया, प्रोविजन। तो वो क्या कहेंगे, प्रोविजन। तो वो शॉर्ट टर्म है, जल्दी पे करना है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन फॉर एक्सपेंस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इज इट क्लियर? सैलरी हमेशा आउटस्टैंडिंग क्यों होती है, उसके लिए प्रोविजन नहीं बनता, क्योंकि उसका अमाउंट फिक्स होता है, इसलिए उसको हमेशा आउटस्टैंडिंग वर्ड बोलते हैं। इज इट क्लियर? पर अदरवाइज कोई खर्चा होने वाला है, होना तय है, पर अमाउंट श्योर, तो उसके लिए बना लेते हैं प्रोविजन। ये है प्रोविजन फॉर एक्सपेंस। टाइम है ना अपने पास? मुझे पता नहीं टाइम क्या हो रहा है, मुझे बता देना। अभी 15 मिनट है ना अपने पास, 4 मिनट बचे। ठीक है, तो ये फर्क समझ में आ गया। प्रोविजन फॉर टैक्स भी मुझे बताना है आपको, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस बता दिया, और मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बता दिया। एक होता है इंस्टॉलमेंट पेबल। जैसे मान लो बेटा आपने एक लोन लिया जिसकी किस्तें हर 6 महीने में पेबल है, एवरी 6 मंथ, एवरी, या मान लो 1 साल के अंदर, जो भी है। मान लो आपका लोन है जो 5 साल तक चलेगा, तो वो क्या हुआ, नॉन करंट। वो कहाँ आएगा, ऊपर, यहां पर आएगा, नो, लॉन्ग टर्म बोरिंग में आएगा। पर वो लोन का एक किस्त 31 मार्च की 4 महीने बाद ही पेबल है। उस लोन की एक किस्त 31 मार्च के बाद अगले 4 महीने बाद ही पेबल है। तो 31 मार्च को जो किस्त 4 महीने बाद पेबल है, वो लॉन्ग टर्म हुई या वो करंट है या लॉन्ग टर्म? वो लोन लॉन्ग टर्म था, पर उस लोन की एक किस्त 4 महीने बाद ही ड्यू हो रही है, वो 4 महीने बाद ही पे करना है। तो क्या वो विद इन आफ्टर 12 मंथ है या विद इन 12 मंथ? तो फिर वो कहाँ लेनी पड़ेगी, वो लॉन्ग टर्म लोन का हिस्सा जरूर है, पर उसका एक हिस्सा हमें जल्दी ही पे करना है। तो उसको कहाँ लेना पड़ेगा, करंट लाइबिलिटी में लेना पड़ेगा। कहाँ ले लेंगे उसको, अदर करंट लाइबिलिटी में ले लेंगे उसको। इज इट क्लियर? ये हमने समझी है लाइबिलिटी साइड। अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट, लोन पर ब्याज दिया नहीं, अभी ब्याज देना बाकी है, तो वो क्या हो गया, लोन का ब्याज इसी वर्ष का है पर अभी देना बाकी है, तो उसको बोलते हैं अक्रूड इंटरेस्ट। वो सब भी यही आएगा। बेटा हम ये बैलेंस शीट किसके लिए पढ़ रहे हैं, कंपनी के लिए। कंपनी का सिस्टम कैश होता है या अक्रूवल, कंपलसरी है या ऑप्शन है, कंपलसरी है। हर कंपनी को अपना अकाउंटिंग अक्रूवल बेस पे करना कंपलसरी है। ठीक है बेटा, चलिए, तो आपको मैंने आज बताया बैलेंस शीट की सिर्फ लाइबिलिटी साइड के बारे में, अभी असेट साइड हम पढ़ेंगे। लेकिन क्या आपको केस सिस्टम और अक्रूवल में फर्क पता है, कैश एंड अक्रूवल, बोलो। अच्छा, क्या मैं आपको जाने के पहले थोड़ी आपकी धज्जियां उड़ाऊं, जाने के पहले धज्जियां उड़ाऊं क्या आपकी, आपके कॉन्सेप्ट की? नहीं, नहीं उड़ाऊं? अच्छा चलो, जाने के पहले कुछ ऐसी बातें जो आपको थोड़ा सा, केस सिस्टम और अक्रूवल सिस्टम आई होप सभी जानते होंगे। 11 क्लास का फंडा है ना, केश और अक्रूवल। ठीक है, मान ले एक बिजनेसमैन है, उसका सिस्टम है कैश। केस सिस्टम में सारे कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, यही ना, और नॉन कैश या अदर देन कैश, बोलो। केस सिस्टम में क्या लिखा था, सिर्फ एक व्यापारी केस सिस्टम फॉलो कर सकता है कि नहीं कर सकता है, बोलो, कर सकता है। एक व्यापारी ने सिस्टम फॉलो किया कैश, अब उसने, पहला साल है, नया नया बिजनेस है, उधार माल खरीदा, तो वो रिकॉर्ड करेगा नहीं करेगा, बोलो। उधार माल खरीदा रिकॉर्ड करेगा कि नहीं करेगा,
सिस्टम उसका कैश है, नहीं करेगा क्योंकि सिस्टम क्या है। तो परचेस की, पर कौन सी की, उधार, तो उसने लिखी नहीं क्योंकि सिस्टम क्या है, तो उसकी परचेस कितनी आ रही है बुक्स में, 0। पर उसने माल बेच दिया वो 10 लाख में, नगद बेच दिया, तो रिकॉर्ड करेगा। अब उसकी ट्रेडिंग अकाउंट में सेल कितनी आ रही है और परचेस कितनी आ रही है, तो जो सेल ही जीपी हो गई, सेल ही जीपी हो गई। अब सेल इक्वल टू क्या हो रहा है, समझ ही नहीं पड़ा कि क्या हो गया आपके साथ, क्या हो गया आपको पता ही नहीं पड़ा। कितनी बड़ी आपके साथ परचेस कितनी है, और सेल, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस गई 0, सेल गई 10 लाख, जीपी कितना 10 लाख, क्या सही में जीपी 10 लाख है क्या? अच्छा चलो, परचेस कितनी 0, और सेल भी चलो मान लो 0 है। और पहली बात तो आप खुद ही सोचो, तो यहाँ पर ऐसा संभव है क्या कि आपकी परचेज 0 है और बगैर परचेज कोई आदमी माल बेच सकता है? किसी ट्रेडिंग अकाउंट में आपको परचेज 0 है और सेल दिख जाए 10 लाख, तो आपको क्या लगेगा, ये पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, बगैर परचेज के सेल कैसे हो सकती है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको जो केस के बारे में ये पता है ना, कि केस, कैश अकाउंटिंग में, कैश सिस्टम में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं, ऐसा सही नहीं है। फिर तो उलट फेर हो जाएगा, कुछ तो भी एब्सर्ड हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कभी मौका लगने पर। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपको गलत पता है, जो आपको पता है लेकिन गलत पता है। पर ये बताना शुरू कर दूं तो क्लास में आधे बच्चे उठ के भागे जाएंगे कि हमने, सर ने हमको तो पढ़ाया क्या था और आप तो पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो। कोई स्वीकार नहीं करता। मुझे पता है कितनी जगह आपकी सोच गलत है, बताया टीचर ने किताबों के हिसाब से है, पर किताबें भी कई जगह अलग बताती है। तो वो फंडामेंटल की वीकनेस है जो हम कभी कभी फ्यूचर में सॉल्व करेंगे। अभी हम उन फंडों में अभी जा नहीं रहे हैं, अभी तो मैंने सिर्फ ऐसा आपको बताया। कल हम इसको आगे कंटिन्यू करके इसकी बैलेंस शीट विद इन 15 मिनट कंप्लीट कर देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक बेटा, थैंक यू। मेरा मेरा मोबाइल नंबर आप नोट करें और आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर कर अब जब चाहे तब डाउट पूछ सकते हैं। और डाउट का जवाब देने में एकेडमी का सबसे प्रॉम्प्ट टीचर में से एक मैं हूं, एक तरुण सर है, एक मैं हूं जो एकदम प्रॉम्प्ट है, बाकी सब भी हैं। बिल्कुल आपको आप मुझे कोई भी डाउट व्हाट्सएप कर सकते हैं, वॉइस मैसेज, मैसेज कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपके डाउट सेम डे रिप्लाई करूंगा। आपका डाउट सेकंड डे तक भी शायद ही जाएगा। और डाउट पूछने में कोई परहेज ना करें, कोई डर ना रखें। मुझ जो बच्चे डाउट पूछते हैं मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो स्टडी पे ध्यान दे रहे हैं, तभी तो डाउट आ रहा है। तो डाउट जरूर पूछें, क्लास के बाहर पूछें, क्लास में पूछें, और व्हाट्सएप पे पूछें, कभी भी पूछें, पर डाउट अपने जरूर क्लियर किए करें बेटा। थैंक यू।
नहीं करा मैंने तो कि मैं महाराष्ट्र फाउंडेशन मलकापुर से ही किया। यहाँ पे हर्ष राज जो अली भी नीचे मैंने मतलब दो तीन मतलब मैं जान के मेरे बात तुमको ही बता दो मैं नाटा तो बेस्ट है। मैं हम हमसे मैं 15 से क्लास कर रहा हूँ 12 से कर रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं हमको जो भी लगता है हम क्लास में ही मैं उस दिन में मेरे को कोई डाउट किया मैंने क्लास में बिल्कुल जब भी वो बेटा मुझसे ओके चलो भाई हम शुरू करते हैं।